हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक लेके आए हैं एटम न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली क्या है और ये केमिकल रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। जैसे आप सब ने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टडी किया है। केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स अ रिएक्शन इन विच outer electron takes part. So but in case of nuclear reaction the nucleus takes part, यानी ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ट्रेमेंडस अमाउंट में होती है। इन रिएक्शंस को, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लैब में कभी भी नहीं करवा सकते क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है और ये दो ही तरह की होती है। जैसे केमिकल रिएक्शन आपने स्टडी किया हो, हमने कई तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह की रिएक्शन है। जैसे हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन में दो ही टाइप कौन कौन से हैं, एक न्यूक्लियर फिजन है तो दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में माइनर सा इंट्रोडक्शन हमने दिया है, तो अभी और भी समझते हैं डिटेल में कि न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या, ठीक है। और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई सपोज करो कि समथिंग ए और कोई बी दो रिएक्टेंट हैं और इनसे हमारा कोई सी न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में यहाँ पे कुछ क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और ये एनर्जी क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, जो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम सी स्क्वायर उसके बराबर होती है, ठीक है। अब डेल्टा एम जो है, हमने जैसे वहां पे मास डिफेक्ट स्टडी किया था, यहां मास डिफेक्ट की जगह सिर्फ ये क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का मास है टोटल, उनमें से प्रोडक्ट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा एम आएगा। वहां पे आपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो स्टडी किया था उसमें क्या था, हमने बेसिकली मास डिफेक्ट से रिप्रेजेंट किया था। जो मास डिफेक्ट क्या था, सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। मास जो है न्यूक्लियन का जो मास था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे न्यूक्लियस के मास को, तो वहां पे जो डेल्टा एम आया था उसको हमने मास डिफेक्ट बोला था। यहाँ पे मास जो डिफरेंस है वो रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट के मास का डिफरेंस है। So, well, nuclear reaction, that means a reaction in which nucleus takes part. A reaction in which nucleus takes part. यानी जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेशन करता है। अब अगर न्यूक्लियस पार्टिसिपेशन करेगा तो केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, नए एलिमेंट ही बन जाएंगे, ठीक है, नए एलिमेंट ही बन जाएंगे। क्लियर है? एलिमेंट नया मतलब जैसे आपने हाइड्रोजन से हीलियम बना दिया, यूरेनियम है तो बेरिलियम क्रिप्टॉन बना दिया, ठीक है, नए एलिमेंट ही बन जाएंगे। जबकि आपने केमिकल रिएक्शन में स्टडी किया था कि जैसे मान लो मेरे पास में Na है प्लस Cl, दो अलग अलग एलिमेंट थे, इनको हम जब कंबाइन करते हैं तो ये NaCl बनेगा। तो अगर ये नया कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड के अंदर पार्ट तो वही है, Na वही का वही, C के अंदर उतने अमाउंट में क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ही नया फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई 4 हाइड्रोजन H11 प्रोटियम हमने लिया, तो ये रिएक्शन अगर हम देखें तो ये बनाएगा हीलियम 24 प्लस में 2 पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस में कुछ क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो नए कंपाउंड की बजाय यहाँ पे न्यू एलिमेंट ही फॉर्म हो जाता है। ऐसी रिएक्शन ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती हैं और दो ही तरह की रिएक्शन है जिसको हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये क्यू वैल्यू का मतलब क्या है, क्यू वैल्यू और एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के कंप्लीट होने पे एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये एनर्जी जो निकल के आएगी किसमें आएगी, जूल में आएगी। किसमें आएगी, जूल में। अगर सी स्क्वायर हटा दें, इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, मास जो है AMU में अगर हम लें
मास डिफरेंस जो है AMU में अगर लें तो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये Q वैल्यू जो है लेस देन 0 आती है तो रिएक्शन डेफिनेटली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, और अगर ये Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन है जैसे यूरेनियम का हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उसमें Q की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है जैसे सन या स्टार के अंदर जो रिएक्शन स्टेलर एनर्जी जिसको बोलते हैं उसके अंदर हम Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी, सो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बेसिकली इन लॉज को फॉलो करती है। कौन कौन से लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड चार्ज नंबर। जैसे कोई भी मैंने ये लिखा, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी H11 4 हाइड्रोजन के प्रोटियम मिलकर के एक हीलियम का न्यूक्लियाई बनाया, प्लस में 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं और प्लस में यहाँ पे एनर्जी बेसिकली अप्रोक्सीमेट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो आप अगर देखिए ये नीचे जो मैंने लिखा है ये चार्ज नंबर है, ये चार्ज नंबर है, ये चार्ज नंबर है। ठीक है, ये सारे क्या है, चार्ज नंबर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये क्या है, मास नंबर है बेटा, ये मास नंबर है। तो अब कहने का मतलब जो है इस रिएक्शन में चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मैं यहाँ पे रिएक्टेंट का अगर चार्ज देखूं तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। ठीक है, चार्ज यहाँ पे इधर चार्ज कितना है, तो आप चार्ज लिखोगे बेटा 4 गुना में 1 यानी 4 इंटू 1, टोटल कितना हो गया 4 है यहाँ पे प्लस का। यहाँ देखें अगर आप तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे है, प्लस 2 इंटू 1 2 ये हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पे भी 4 है, तो बैलेंस है। और मास को अगर आप देखो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे मास कितना है 4 इंटू 1 यानी 4 तो यहाँ हो गया, और इस जगह पे देखें तो 4 और ये 0, तो यानी 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, ये भी 4 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड चार्ज नंबर को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो पार्टिकल आपस में हिट करते हैं, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद जो उनका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बेसिकली इन लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है ये मैंने आपको रफ तौर पे बता दिया, रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस टेक्स पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने लिख लिया था कौन सी रिएक्शन है ये, जिनके अंदर न्यूक्लियस पार्टिसिपेशन करता है। आउटर इलेक्ट्रॉन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा एनर्जी ना तो रिलीज या प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इन रिएक्शंस को हम कभी लैब के अंदर नहीं करवाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम इजीली ये कह सकते हैं स्टोर नहीं कर सकेंगे, इजीली उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्शन दो ही तरह की हैं, जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन करते कैसे हैं, क्यों होती है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन क्यों होता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में जिसके अंदर मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि जिनका मास नंबर लेस देन 20 है जनरली वो न्यूक्लियाई जो स्मॉलर है, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होता है, वो क्या करते हैं, ये स्मॉलर न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज होकर के क्लैप्स होकर के एक बड़े स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही जो बड़े न्यूक्लियाई है वो भी अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 180 या 200 से अब हम अगर कंसीडर करें तो उनका मास नंबर जितना ज्यादा बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा और वो न्यूक्लियाई भी धीरे धीरे अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियाई बेसिकली क्या करेंगे, फिर बड़ा न्यूक्लियाई जो है जो कि अनस्टेबल है वो अपने आप को स्प्लिट अप करेगा दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के अंदर, स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक, दो तरह की रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। अगर मैं यहां पे न्यूक्लियर फिजन की अगर बात करें, न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है, reaction in which a bigger
unstable nucleus split up into two or more stable nuclei with the release of tremendous amount of energy, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी साथ में रिलीज करेगा। तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर देखते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर देखते हैं, तो दो तरह की हैं इसके भी टाइप। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके भी फर्दर दो टाइप है। एक हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसके भी फर्दर दो टाइप है। इसके दो टाइप कौन से हैं? एक होता है सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन तो हम पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। इसके बेसिकली जो टाइप है उसको हम बोलते हैं नंबर एक तो चेन रिएक्शन, ठीक है, या इसी को एक और नाम दिया जाता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और जो सेकंड रिएक्शन है जिसको हम कंट्रोल्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है इसका एग्जांपल आप लिखोगे तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। और जो कंट्रोल्ड रिएक्शन है इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका पर्पस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चेन रिएक्शन के बारे में। चेन रिएक्शन क्या है? जिसको मैं चेन रिएक्शन बोल रहा हूं वो चेन रिएक्शन का मतलब है इसमें हम यूरेनियम लेते हैं। मान लो ये एक यूरेनियम है, यूरेनियम 235 को हम प्रेफर करते हैं, यूरेनियम 235 को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फ्यूजनेबल मटेरियल है या इजीली फ्यूजन हो सकता है इसका। अब इस पे अगर मान लो एक न्यूट्रॉन जो है आकर के हिट करता है, इस पे एक न्यूट्रॉन आकर के हिट करता है, इस न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब क्या है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। दो तरह के न्यूट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे यहां काम नहीं आता, थर्मल न्यूट्रॉन को हम यूज करते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब एक ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी लगभग इसकी कितनी होती है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड इसकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी को हम कम करते हैं। कोई भी न्यूट्रॉन जब निकलता है तो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो यूरेनियम 235 को स्प्लिट अप नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे? हम उसको किसी मॉडरेटर के अंदर से पास करते हैं, ठीक है, किसी मॉडरेटर के अंदर से पास करेंगे। तो मॉडरेटर से जब भी न्यूट्रॉन पास होगा, मॉडरेटर के पार्टिकल्स के साथ में कोलिजन होकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी हम जब इतनी बना लेंगे उस न्यूट्रॉन को ला करके हम यूरेनियम 235 के साथ में हिटअप करते हैं, और ये इसका न्यूक्लियर रिएक्शन करवाता है जिससे बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं। मान लो एक यहां पे मैंने कहा कि बेरियम बन गया और एक क्रिप्टॉन बन गया, ये बेरियम और इसी में से एक क्रिप्टॉन बन गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 3 नए जो है न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। ये 3 नए न्यूट्रॉन निकले। इन न्यूट्रॉन्स का क्या काम है? इन न्यूट्रॉन्स का क्या काम है? ये न्यूट्रॉन फर्दर जो है फ्यूजन करेंगे, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेंगे।
प्लस में यहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी, यानी एक न्यूक्लियस के स्प्लिट अप होने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है सिर्फ एक न्यूक्लियाई के स्प्लिट अप होने से। अब जो ये नए न्यूट्रॉन निकले हैं ये फर्दर जो है यूरेनियम 235 के साथ में कोलिजन करेंगे, इसी तरीके से ये नेक्स्ट के साथ, ये नेक्स्ट के साथ, इस तरीके से तीन नए यूरेनियम 235 के साथ में ये तीन न्यूट्रॉन जो है स्प्लिट अप करेंगे उसको बेरियम और क्रिप्टॉन में। साथ में वहां पे नेक्स्ट में एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 3 × 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम लिखेंगे भाई उन 3 से नए न्यूट्रॉन निकलेंगे तो कितने, एक ने 3 प्रोड्यूस किए, इससे 3 नए न्यूट्रॉन, इससे भी 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो आप देखिए कितने हो गए 9। तो 9 × 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट 27 × 200, उसके बाद 81 × 200। इस टाइप में एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी और ये रिएक्शन जो है एक जाल बनाती चली जाएगी, एक वेब बनता चला जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा चेन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती चली जाएगी। ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन निकल रहा है, बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों स्टेबल न्यूक्लियाई भले ही हो, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में होती चली जाएगी और अल्टीमेटली जिसको हम न्यूक्लियर बम बोलते हैं, इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो एक न्यूक्लियर बम का रूप गेन कर लेगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आता है अनकंट्रोल्ड से कंट्रोल्ड रिएक्शन कैसे बनाएं आप। कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए मैंने क्या किया, अगेन वही हमने यूरेनियम 235 लिया था, इसके साथ में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर के हिट करता है, ये न्यूट्रॉन है स्लो मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन जिसको बोल रहे हैं। इसने क्या किया, 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किए, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए। इस न्यूट्रॉन की एनर्जी मैंने आपको बताया था 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी कैसे बनाई थी, मॉडरेटर से पास करके। मॉडरेटर के तौर पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या यूज करते हैं अभी आगे हम बात करेंगे। इन 3 नए न्यूट्रॉन में से हम क्या करते हैं, 2 को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। 2 को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ये जो भी मैंने यूज किया इसको हम कैडमियम या फिर हम यहां पे बोरोन रोड लेते हैं। इनका काम है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्बिंग पावर इनकी होती है। तो इनमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिर्फ एक न्यूट्रॉन बचेगा। फर्दर ये एक न्यूट्रॉन फ्यूजन करेगा, फिर 3 निकलेंगे, 3 में से 2 को फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसी तरीके से कंट्रोल वे में रिएक्शन चलेगी और साथ में यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन और बेसिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यही प्रोसेस होती है। यहां पे मैंने कैडमियम या बोरॉन की रोड ली, इसका मेन काम क्या है, कंट्रोलिंग रोड इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग रोड है ये। तो आपसे कोई पूछे कंट्रोलिंग रोड किससे बनी होती है, कंट्रोलिंग रोड कैडमियम या फिर बोरॉन की बनाई जाती है। इनका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, कंट्रोल्ड रिएक्शन बनाने के लिए तैयार करते हैं इसे। और जो मॉडरेटर है, मॉडरेटर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे मान लो मॉडरेटर है, इस मॉडरेटर के अंदर से एक न्यूट्रॉन को हम इसके अंदर से पास करेंगे। अगर ये न्यूट्रॉन इससे अंदर से पास होते हुए भी इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी नहीं बन पाई तो फिर ये जो मटेरियल है हमारा फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल का मतलब कम से कम इतना मटेरियल होना चाहिए सो दैट कि वो फ्यूजन के काम आ सके। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन जब उसके अंदर से पास करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाई और वो फ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाई कंप्लीट, तो बेसिकली फिर जो है उससे अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मॉडरेटर है, मॉडरेटर इसके अंदर से पास जैसे ही करेंगे तो इस मॉडरेटर की कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करे। यानी कैडमियम या बोरॉन की रोड जैसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रही है, वैसे ये मॉडरेटर जो है ये न्यूट्रॉन को क्या ना करे, एब्जॉर्ब ना करे। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर आगे यूरेनियम 235 के साथ में ये कोलिजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात आती है
न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या, अभी आपने देखा कि यूरेनियम 235 के साथ में न्यूट्रॉन आके हिट करता है और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो इनका जो एक रेशो है जिसको हम न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए और कितने लॉस हुए, उनका जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोसेस चल रही होती है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस के की वैल्यू डिसाइड करती है कि रिएक्शन अभी रुकने वाली है या रिएक्शन एक्सेलरेट कर रही है या स्टडी स्टेट में चल रही है। इससे अपने को यह पता चलेगा जब न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रही है, उसके ऊपर यह काम करता है के फैक्टर, यानी के की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये एक चेन रिएक्शन जो भी है हमारी, इट विल गोइंग टू हाल्ट, मतलब रुकने जा रही है, वो अब रुकेगी, कुछ टाइम के बाद में रुक जाएगी। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो चेन रिएक्शन एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कहने का मतलब रिएक्शन अभी और इंक्रीज होगी। K इज इक्वल्स टू 1 है तो चेन रिएक्शन विल बी स्टडी, ये कह सकते हैं कि अगर K की वैल्यू 1 के इक्वल है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन का उतना ही लॉस भी हो रहा है, तो एक स्टडी स्टेट में चल रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। क्लियर है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन हमने जो स्टडी किया है, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्या चीज है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, इसका काम है किसी भी जो अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसको एक कंट्रोल वे में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम काम करते हैं, या सिस्टम जो है कोई एक अरेंजमेंट है, ये नहीं कि एक डिवाइस हम इसको बोल दें, एक बहुत बड़ा एरिया जो है, वास्ट एरिया इसको चाहिए सेटअप करने के लिए। ठीक है, एक बड़े से एरिया के अंदर इसका सेटअप लगाया जाता है, जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस जो मैं अभी बताऊंगा वो होती हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, एक तो फिजनेबल मटीरियल, फिजनेबल मटेरियल में हम क्या यूज करते हैं, ये सबको पता है कि यूरेनियम 92-235 ये हम यूज करते हैं, ये फिजनेबल मटेरियल यूज किया जाता है। इसके अलावा पोलोनियम और बाकी रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी यूज किए जा सकते हैं। चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैम्बर। नंबर 3 है यहां पे मॉडरेटर। नंबर 4 है यहां पे कूलेंट। और नंबर 5 पे है कंट्रोलिंग रोड। ठीक है, ये मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। सबसे पहले एक बड़ा सा चैम्बर जो है तैयार किया जाता है, उस चैम्बर के अंदर इस फिजनेबल मटेरियल को सेट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या फिलअप किया होता है सारा, इसके अंदर मॉडरेटर होता है। इसका काम है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। ये यूरेनियम 235, ये यूरेनियम 235 की रोड है। इसके चारों तरफ भी एक और बड़ा चैम्बर बनाया जाता है, जिस चैम्बर के अंदर हम कूलेंट रखेंगे। उसका पर्पज ही सिर्फ कूलिंग का है, यानी जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो ये कूलेंट जो है अपने साथ कंज्यूम कर लेगा इस हीट को और इसको नेक्स्ट यूनिट तक लेके जाएगा। यहां पे आपने कंट्रोलिंग रोड लगा रखी है जो कैडमियम या किससे बनी होती है, बोरॉन से। इनका काम क्या है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। यहां पे मैंने कहा कि कूलेंट है, इसके अंदर कूलेंट फिलअप किया होता है।
चैम्बर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो चैम्बर बना हुआ है, ये चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैम्बर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? क्योंकि आप जिस मटेरियल को यूज कर रहे हो, यूरेनियम 235, ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं और इनकी पेनिट्रेशन पावर, जैसे आप गामा पार्टिकल की बात करें तो इनकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होती है। तो ये जो अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए, जितनी भी लाइव थिंग्स हैं उन सब के लिए एक किस्म से ये कह सकते हैं कि बहुत डेंजरस है। अल्फा पार्टिकल अगर किसी की आईज में चला जाए तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। और इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है, इसीलिए इस चैम्बर की जो दीवार है, वाल जो है, उनको बहुत ज्यादा थिक बनाया जाता है। 5 से 10 मीटर चौड़ी जो है इनकी दीवारें बनाई जाती है कंक्रीट की, ठीक है। उसके अंदर ये सारा सेटअप किया जाता है। फीजनेबल मटेरियल आपको पता चल गया। यहाँ पे मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसका काम है क्या? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। मॉडरेटर के तौर पे हम या तो D2O को यूज करते हैं, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, या फिर हम ग्रेफाइट यूज करते होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। इन दोनों का क्या काम है? दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है मॉडरेटर के तौर पे। मॉडरेटर ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करता हो। कूलेंट का काम है हीट को बैलेंस रखना, इस चैम्बर में से हीट को कंज्यूम करके नेक्स्ट चैम्बर तक लेके आना। यहाँ पे हीट जो है, ये कूलेंट इसके अंदर से फ्लो करेगा और वापस ठंडा होने के बाद वापस इसी में आ जाएगा। यहाँ पे एक कंडेंसर लगा रखा है, ठीक है। उस कंडेंसर के अंदर से इस कूलेंट को पास करते हैं, उसमें पानी है कंडेंसर के अंदर, वो पानी क्या है, इस पाइप से टच होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा। और वो जो वेपर है, जो वाटर वेपर है, वो क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे। डायनेमो से कनेक्टेड है वो टरबाइन, एंड फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, या जो भी पर्पज के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो। सो मेनली कूलेंट जो है, उस कूलेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और कौन सा डिवाइस, कौन से मटेरियल जो है इनको कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। D2O को भी यूज किया जा सकता है, लिक्विड सोडियम को भी हम यूज करते होते हैं, लिक्विड सोडियम। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, मतलब वो हीट को तेजी से गेन करे और तेजी से रिलीज करता हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉयल करना स्टार्ट कर दे बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कंट्रोलिंग रोड आपने पहले ही पढ़ लिया, कैडमियम या बोरॉन से बनाई जाती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करना, कैडमियम या फिर बोरॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम यूज करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो स्पेशली मैंने आपको जब बाइंडिंग कर्व पढ़ाया था उसके अंदर आपने देखा था कि जिनकी मास नंबर लेस देन 20 है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। स्मॉलर न्यूक्लियाई, जो अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई है, दे विल फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म बिगर स्टेबल न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। Smaller unstable nuclei fuse together and form bigger stable nuclei. Bigger stable nucleus is called न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्पेशली न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर स्टेलर एनर्जी, हम जैसे बात करें स्टेलर एनर्जी, स्मॉलर न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम है, 4 प्रोटियम जुड़ते हैं। पहले H11 दूसरे H11 के साथ जुड़ेगा,
हाइड्रोजन का ड्यूट्रॉन बनाएगा, फिर फर्दर जो है उस ड्यूट्रॉन का एक और हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन होगी। तो मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं जो स्टेलर एनर्जी में यूज हो रही है। हीलियम 2 4 बना और प्लस में 2 पॉजिट्रॉन जो है मिले। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही पॉजिट्रॉन का मास है, लेकिन चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इसका, लेकिन पॉजिटिव। प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है, लेकिन मास इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और यहां पे अप्रोक्सीमेट मैंने आपको 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी बताई थी, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल स्टेलर एनर्जी भी है, हाइड्रोजन बम भी है। इसका कोई सेफ यूज बहुत ज्यादा सा हम नहीं कर पाए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। ये रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सेट होते हैं, कुछ छोटे मोटी चीज जो है अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। जिसको आप अल्फा पार्टिकल बोलते हो बेसिकली हीलियम का ही न्यूक्लियाई है, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और मास इसके ऊपर 4 होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल आप जिसको बोलते हो, बीटा पार्टिकल, बीटा 2 तरह का होता है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। अगर बीटा नेगेटिव है तो बीटा नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिसका मास 0 एटॉमिक मास यूनिट में और चार्ज -1। जब भी बीटा नेगेटिव निकलेगा साथ में एक चीज और निकलेगी, एंटी न्यूट्रिनो। याद रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यू का सिंबल, उसके ऊपर बार लगा रखा है, एंटी न्यूट्रिनो। हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ में निकलेगा, न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, ऐसे समझ लो। और बीटा पॉजिटिव आपको दिखता है तो इसका मतलब पॉजिट्रॉन, और इसके साथ में बीटा पॉजिटिव के साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। गामा पार्टिकल, मास भी 0 चार्ज भी 0, ईएम वेव है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, ईएम वेव्स। स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है, न्यूक्लियस को फिजन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन 0 1, इसका चार्ज कितना है 0, न्यूट्रॉन का चार्ज नीचे पांव में जो लिख रहा हूं ये चार्ज है, ठीक है। इसका चार्ज 0 लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। न्यूट्रॉन, इसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन आप P पॉजिटिव जिसको बोलते हो, वो हाइड्रोजन का प्रोटियम है, एक ही बात है। इसका चार्ज भी 1 है और मास भी 1 है, ठीक है। ये ड्यूट्रॉन है, H12, ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं। इसका चार्ज 1 है लेकिन मास इसका डबल है प्रोटॉन से। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया। H13 अगर है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो गए, ठीक है। ये पार्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, तो कई बार जो है ये क्वेश्चंस आते हैं तब हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो ऑक्सीजन था 815, ठीक है। एट 15 है और सपोज करो कि ये स्प्लिट अप हो गया नाइट्रोजन 7 14 में, तो यहाँ पे प्लस में यहाँ छोड़ रखा है ब्लैंक। अब क्या आएगा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसको कैसे, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन का मैंने बताया था कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर को फॉलो करती है। तो जो रिएक्टेंट का मास नंबर है उतना ही मास नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ 15 है, यहाँ 14, तो जो भी यहाँ पे होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी x होगा उसका यहाँ एक तो मास नंबर 1 आ रहा है पक्का। चार्ज यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे ये भी 1 आएगा। तो ऐसी क्या चीज है जिसपे चार्ज भी 1 और मास भी 1, तो इसको हम कह सकते हैं H, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा H11 प्रोटियम आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से
क्वेश्चन जो है देता होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स अपने को फिलअप करने होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, एटॉमिक नंबर से आपको एलिमेंट पता चल जाएगा क्या आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे मान लो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी अब जो है आपके सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार जो है अपने आप से कुछ रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, उन रेडिएशंस का नाम है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो एलिमेंट ऐसा करता है उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स जेड ए है और इसने अल्फा डीके किया, अल्फा डीके करने का मतलब जो भी नया एलिमेंट बनेगा, जो भी नया न्यूक्लियस बनेगा, वाई बन गया, तो आपको ये समझना है अल्फा निकलेगा तो क्या, अल्फा निकलने का मतलब हीलियम 2 4 निकला इसमें से, तो यहां पे क्या बचा होगा? Z था, Z में से 2 इसमें निकल गया, Z -2, और मास नंबर A -4 हो जाएगा क्योंकि मास यहां पे 4 टाइम्स कम हो गया। तो ये नया डॉटर एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट, इसको हम पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं, इसको हम डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। अब XZA है, इसमें से अल्फा डीके हुआ तो जो नया न्यूक्लियस बना है वो नया न्यूक्लियस कौन से पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या होगी? Z था, ये Z है, ये Z -1 हुआ, ये होगा Z -2। तो पीरियोडिक टेबल में दो पोजीशन लेफ्ट जो न्यूक्लियाई है उसका जो एलिमेंट है उसका न्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अल्फा डीके इसको बोलते हैं। बीटा डीके अगर है तो अगर यही XZA जो है बीटा डीके करता है, बीटा डीके अगर करेगा तो सीधी सी बात है नया एलिमेंट जो भी बनेगा, बीटा नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, बीटा नेगेटिव की बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो Z+1 होगा और इसके मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे एक बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास 0, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको मैंने बताया था एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो ये एक बीटा डीके की प्रोसेस हो गई। अब इन दोनों को Z+1 -1 ऐड करोगे तो Z के बराबर है A, यहाँ पे A+0 A के बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अब ये जो डॉटर एलिमेंट बना है ये किसका न्यूक्लियाई है? अगर XZA को देखोगे तो यहां Z है तो Z+1 बना है, फिर नेक्स्ट वाला यानी राइट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसका न्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, गामा डीके से मास नंबर, चार्ज नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जब भी कोई न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा निकालेगा उसके जस्ट बाद गामा पार्टिकल ही निकलता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए होता है, वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए EM वेव्स जनरेट करता है जिनको हम गामा डीके कह सकते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस को आप अगर ध्यान से देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमें पता नहीं है किस टाइम पे अल्फा निकलेगा, किस टाइम पे बीटा निकलेगा, या अभी अल्फा निकला है, किस एटम का सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कब कोई न्यूक्लियाई जो है रेडियो एक्टिव होगा या फिर ये कहें कि उसकी एक्टिविटी शुरू होगी, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमने एलिमेंट को देखा, उसका न्यूक्लियाई पहले स्प्लिट अप हो गया, पहला न्यूक्लियाई स्प्लिट हुआ, सारे न्यूक्लियाई एक जैसे हैं, अब लास्ट का न्यूक्लियाई इनफाइनाइट टाइम ले लेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कौन सा न्यूक्लियाई किस टाइम पे डिसइंटीग्रेट हुआ। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब -dN/dt बोलते हैं। dN/dt का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ न्यूक्लियाई है, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, इनका अभी क्या है? डिसइंटीग्रेशन होना है। इस टाइम पे इनिशियली N0 है, एट t = 0 पे N0 है। जैसे ही रखूंगा तो इसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होगा। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यहां कुछ न्यूक्लियाई बच गए, मान लो N बच गए, एट t = t टाइम पे
और मैंने देखा कि dn जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसके जस्ट बाद dt टाइम के अंदर क्या वेरिएशन आएगा, मतलब इसके बाद भी नेक्स्ट जो है, अब मेरे पास कितने रह जाएंगे, n माइनस dn, इसमें से dt टाइम के अंदर इतने न्यूक्लियाई जो है निकल गए। अब बचे हुए कितने हैं, पहले n थे, dt टाइम के अंदर dn और निकल गए जिसका डिसइंटीग्रेशन होना था, बचा क्या है, ये बचा हुआ है। और कितने टाइम में, dt टाइम में, एट t इक्वल्स टू t प्लस dt पे हम देख रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब जो dt टाइम के अंदर जो न्यूक्लियाई निकले हैं, उन न्यूक्लियाई का टाइम स्पेन अगर देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करें या फिर हाफ लाइफ कैसे निकालें, इनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज जो कोई भी न्यूक्लियाई निकलता है इसके बारे में प्री डिटरमाइंड नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा, उसकी लाइफ कितनी है फिक्स नहीं है, अपने को पता नहीं है। इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक किसी भी न्यूक्लियाई की लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो प्रेजेंट एलिमेंट्स पे, प्रेजेंट न्यूक्लियाई पे डिपेंड करती है। अभी कितने बचे हुए हैं, बाकी जो चले गए उन पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो प्रेजेंट में है अभी। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस क्यों लिया, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको मैंने बोला, इसी को हम एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, इसी को हम एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी या आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। इसको कांस्टेंट लगा करके मैंने इक्वल्स टू ये n को यहां पे मैंने कांस्टेंट यूज करेंगे, मैंने यहां पे कांस्टेंट यूज किया, इसको लिख सकता हूं क्या, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू n लिख सकता हूं मैं। लैम्डा एक कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे इसको, इस लैम्डा को मैं क्या बोल रहा हूं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, या हर्ट्ज में भी मेजर कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब वेल मेरे पास में यहां इस n को उठा के इधर नीचे ले आते हैं और इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, ये हो गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n इक्वल्स टू, यहां पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ लैम्डा, और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, 0 से t टाइम तक ले रहे हैं, इसकी लिमिट हम लेंगे, इनिशियली कितने थे, इनिशियल लिमिट n नोट थे, अब कितने बचे हुए हैं, n बचे हुए हैं। तो लॉगरिथम में आप ये चीज यूज करोगे, बेस ऑफ e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो n बाई n नोट में इसको लिख सकता हूं बेटा, ये बनेगा माइनस ऑफ लैम्डा टी, माइनस ऑफ लैम्डा टी, और यू में राइट इट एज, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, n बाई n नोट कैन बी रिटन एज, लॉगरिथम को उधर उठा के लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगा ये, और n इज इक्वल्स टू n नोट e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाओगे, ये नंबर ऑफ एटम्स है, न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ये टी के साथ में रिलेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ n नोट है एट टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसको नंबर ऑफ जो भी न्यूक्लियाई बचे हुए हैं उन न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हाफ लाइफ से क्या मतलब है, किसी भी न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ क्या होती है, कोई एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ से क्या मतलब है। मान लो एक सैंपल मैंने लिया, रेडियोएक्टिव सैंपल लिया, उसमें से आधे न्यूक्लियाई कितने टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो टाइम स्पेन क्या कहलाएगा, उसकी हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ कितनी होती है, इसको हम
कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.693 ओवर लैम्डा, लैम्डा के रेसिप्रोकल है, ठीक है, लैम्डा के रेसिप्रोकल है, लैम्डा यहां पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। एवरेज लाइफ पूछा जाता है, एवरेज लाइफ का क्या मतलब है? अब देखो 100 हमारे पास न्यूक्लियाई है जिसका डिसइंटीग्रेशन होना है, एक न्यूक्लियाई ने टाइम लिया t इज इक्वल्स टू 0, एक ने टाइम ले लिया t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज लाइफ निकालने के लिए टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये निकाल लेंगे। एवरेज लाइफ टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 बाय लैम्डा के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा जिसको है वो t इज इक्वल टू 0.693 ऑफ टाउ के बराबर होता है। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन आ गया ये, ओके। सो एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता था, उस क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। मैंने लिखा था n ओवर n नॉट इज इक्वल्स टू n ओवर n नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर, हम लिख सकते हैं स्मॉल n, 1/2 रेज टू द पावर स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T। देखो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है, इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं। अब हर एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे n क्या है, n नोट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कितने थे। और ये क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट t इक्वल्स टू t टाइम पे। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कैपिटल T क्या है, हाफ लाइफ, और t कोई भी टाइम है। इनका रेशियो से हम कोई भी क्वेश्चंस जो है अपने को देते थे कि मान लो वो टाइम कितना होगा जिसमें उसका जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो पहले के 1/8 रह गए हैं, 1/100 रह गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस देता है। तो इस रेशियो में पुट करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। सो वेल, एटम न्यूक्लियाई जो है इसमें मैंने रेडियो एक्टिविटी का पार्ट बेशक करवाया जरूर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए अभी तक हम ये कह सकते हैं कि एडवांस में कितना पोर्शन जो है आएगा न्यूक्लियाई का, लेकिन न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी जेई मेंस और नेट के अंदर टॉपिक दोनों ही हटा रखे हैं, दोनों के अंदर से हटा रखा है। तो स्पेशली ये टॉपिक जो है हमने डाला जरूर है, बट इसका मेन पर्पज जो है अभी 2024 में जेई का जो एग्जाम होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई पार्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही नीट के लिए। सो वेल, जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन तक आप पढ़िए अच्छे से और उसके क्वेश्चंस लगाइए। आज इतना ही करेंगे, ये चैप्टर मेरी तरफ से हुआ कंप्लीट। क्वेश्चंस लगा के जल्दी से आप भी इस चैप्टर को फारिग कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा सेमीकंडक्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहिए एग्जाम हर टीम के साथ। जय हिंद।